हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स के एक सब्जेक्ट अकाउंटिंग के बारे में। लास्ट वीडियो एक अपलोड की गई थी जिसका नाम था कॉमर्स एंड इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आपको बताया गया था कि कॉमर्स एक्चुअल में है क्या और उसके अंदर आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया था कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देख लें और उसके बाद आज मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा दूं कि असल में कॉमर्स है क्या और इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप नहीं भी देख रहे वो वीडियो, फिर भी आपको मैं एक ओवरव्यू बता देता हूं इसका क्या है। असल में 10th क्लास के बाद हमारे पास ऑप्शंस आते हैं 3, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। हर स्ट्रीम के अपने अपने फायदे और अपने अपने फीचर्स हैं वहां पे, लेकिन कॉमर्स के अंदर थोड़ा सा चेंज ये है कि जिनका इंटरेस्ट 10th क्लास के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर नहीं है, वो चेंज करना चाहते हैं, तो कॉमर्स के अंदर उनको चेंज का एक मौका मिल जाता है। इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं लगभग वो सारे के सारे आपके लिए नए होंगे, मतलब कि उनको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो कॉमर्स के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, कॉमर्स के अंदर सेल परचेज, जो भी सेल परचेज होती है उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी कॉमर्स के अंदर ग्रुप की जाती है। जैसे कि बैंकिंग है, आपका बैंकिंग सेक्टर है वो कॉमर्स में ही आ जाता है, इंश्योरेंस सेक्टर है वो भी आपके कॉमर्स में आ जाता है, एडवर्टीजमेंट है, कम्युनिकेशन है, पब्लिसिटी है, सेल प्रमोशन है और अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, ऑडिटिंग है। तो काफी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कॉमर्स के अंदर पढ़ाए जाते हैं और जितने सब्जेक्ट्स हैं उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको यहां मिलेंगी। कॉमर्स जो भी स्टूडेंट रीड कर रहा है, जो भी स्टूडेंट स्टडी करता है, उसको काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी मिलती हैं और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी मिलती हैं। मतलब उसको प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है और गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। मजे की बात यह है कि हम चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करें चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें, हमारा पे स्केल काफी अच्छा मिलता है। जो भी कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड है उनको सबको पे स्केल काफी अच्छा मिल जाता है वहां पे। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कॉमर्स को ऑप्ट करें, कॉमर्स स्ट्रीम में आए और हमारे साथ जुड़े ताकि हम कुछ अच्छी अच्छी बातें सीख सकें कि कॉमर्स में है क्या, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को स्टडी कैसे करना। तो 11th क्लास के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जिसमें से 4 तो कंपलसरी हैं और एक में आपके पास चॉइस होती है कि उनमें से आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं। तो 4 जो बेसिक कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे पहले है आपका अकाउंटिंग, नंबर 2 पे आपका है बिजनेस स्टडीज, नंबर 3 पे आपका आ जाता है इकोनॉमिक्स, नंबर 4 पे आ जाता है आपका इंग्लिश। ये 4 ऐसे हैं जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। नंबर 5 पे जो है उसके अंदर आपके पास चॉइस मिलती है, लेना आपको पड़ेगा उनमें से भी कोई ना कोई एक, मतलब इन टोटल आप 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जो 5वां सब्जेक्ट है उसके अंदर 3 ऑप्शन है आपके पास, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और हिंदी। तो अगर आप चाहें तो कॉमर्स के साथ मैथ भी ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं और हिंदी भी ले सकते हैं। लास्ट क्लास में आपको अकाउंटिंग के बारे में बताया गया था कि अकाउंटिंग असल में है क्या, उसको करना कैसे है और क्यों करना है। तो अकाउंटिंग जो है बड़ा ही यूजफुल सब्जेक्ट है। कोई भी बिजनेस जो है वो अकाउंटिंग को परफॉर्म करता ही करता है। अकाउंटिंग को परफॉर्म करने के बेसिक काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ रीजन ऐसे हैं जो सबके लिए सेम होते हैं। जैसे कि अपना प्रॉफिट और लॉस जान पाना, पूरा साल काम करने के बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ ये जानने के लिए भी आप लोग अकाउंटिंग करेंगे।
जब बिजनेस को स्टार्ट किया था उस टाइम पे कितना पैसा लगाया, उस टाइम पे क्या क्या सामान लगाया था, कौन कौन सी वस्तुएं लगाई थी, कौन कौन सी एसेट्स आपने लगाई थी, आज आपकी एसेट्स क्या हैं, आपके ऊपर कितना कर्जा है, आपने कितने लोगों से पैसे लेने हैं, कितना लोगों को पैसा देना है, ये सब आपको अकाउंटिंग बताती है। साथ ही साथ आपको जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है, जो भी आपका लेन देन है, उन सभी का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड भी अकाउंटिंग आपको रखने में हेल्प करती है। अगर आपको कोई भी मैनेजरियल डिसीजन लेना है तो उसके लिए भी आपको अकाउंटिंग ही हेल्प करेगी। वो सारे रिकॉर्ड्स आपको लाके देगी कि हमारे को इतने खर्चे हुए, हमारे इतनी हमने इनकम जनरेट की, ठीक है। तो अकाउंटिंग बड़ा ही यूजफुल सब्जेक्ट है। आज उसका हम सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग के अंदर कुछ नाम है जो आपको यूज करने हैं, उन नाम या उन टर्म्स का जो मीनिंग है वो सीखना है हमारे को, कि जो टर्म्स यूज की जा रही है उनका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहली टर्म जो है उस टर्म का नाम है कैपिटल। पहली टर्म का नाम क्या है? कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज business is termed as capital of business। अमाउंट का मतलब क्या है? अमाउंट का मतलब हो सकता है मनी या फिर थिंग्स। मतलब क्या है? कैपिटल क्या चीज है? कैपिटल का मतलब जो भी पैसा या जो भी सामान ओनर ने अपने बिजनेस के अंदर लगाया है उसको हम बिजनेस की क्या बोलते हैं? कैपिटल। या आप ये भी बोल सकते हैं वो कैपिटल पूंजी है बिजनेस की। क्लियर? तो नंबर 2 पे जो आपकी टर्म आती है उसका नाम है ड्राइंग। नंबर 2 पे आपकी टर्म आएगी ड्राइंग्स। अमाउंट withdrawn by owner from his business for his personal use। अमाउंट का मतलब सेम वही जो आपने पहले सीखा है। अमाउंट का मतलब पैसा या वस्तु है। अगर मालिक ने बिजनेस के अंदर पैसा या वस्तुएं लगाई तो वो उसकी कैपिटल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब आपको समझ आ गया ना? कैपिटल का मतलब क्या है? जो भी पैसा या जो भी वस्तुएं बिजनेस में ओनर ने लगाई हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? कैपिटल बोल देते हैं। ड्राइंग क्या हो गया? इसका उल्टा हो गया। अगर वो पैसे लगा रहा है बिजनेस के अंदर तो कैपिटल, अगर वो बिजनेस से पैसे निकाल रहा है तो क्या हो जाएगी? ड्राइंग। समझ आ रही है बात? मतलब कि अगर ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसा या वस्तुएं लगाई तो वो कैपिटल के नाम से जानी जाएगी, और अगर ओनर ने उसमें से अपने बिजनेस में से कुछ भी पैसा या वस्तुएं निकाल ली अपने पर्सनल, अपने घर के यूज के लिए, तो वो क्या बन जाएगी? ड्राइंग्स। नंबर 3 पे आपकी आती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू पे एनी अमाउंट टू एनी पर्सन for any reason is termed as liability। अब बेटा ध्यान से देखो, लायबिलिटी को बोलते हैं कर्जा। लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? कर्जा। तो कर्जा कब होता है?
या कर्जा क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। लायबिलिटी का मतलब ही सिंपल सा क्या है, अगर आपकी ऑब्लिगेशन है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने किसी भी पर्सन को किसी भी रीजन से कोई भी पैसा देना है तो वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। अब ये देने की ऑब्लिगेशन बनती कैसे है सर, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने उसको पैसा देना है? तो बेटा अगर आप किसी से उधार पे सामान ले आओ तो आपकी ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि आपने उसको पैसा देना है। अगर मैं आपसे आपकी दुकान से आके 50,000 रुपए का सामान उधारा ले जाता हूं, क्रेडिट पे ले जाता हूं, तो इसका मतलब मेरी ऑब्लिगेशन बनी या नहीं बनी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी आपको पे करने की या नहीं? अगर मैंने आपसे 50,000 का सामान उधारा ले लिया तो इसका मतलब क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो 50,000 आपको दूं, तो मेरे लिए वो क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। अगर मैंने आपको बोला कि आप मेरी दुकान पे आके मेरे साथ काम करना स्टार्ट कर दें और उसके बदले में हम आपको तनख्वाह देंगे, सैलरी देंगे, आपने कहा ठीक है सर मैं आपकी दुकान पे कल से आ जाया करूंगा और मैं वहां काम करना स्टार्ट कर दूंगा। तो बेटा अब आप मेरी दुकान पे आके काम कर रहे थे, 1 महीना हो गया, अब क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको पैसे देने की या नहीं बनती? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको सैलरी देने की या नहीं? कंफर्म बनती है, क्योंकि मैंने आपको बोला था आप मेरी दुकान पे आए, काम करें, उसके बदले में आपको सैलरी दी जाएगी। अगर आपने 1 महीना काम कर लिया और अगर आपको सैलरी नहीं दी जा रही तो ये भी मेरे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, कर्जा हो गया मेरे ऊपर, अगर मैं आपको वो पैसे नहीं देता हूं तो। नंबर 3, मैं बैंक में गया, बैंक वालों को कहा कि आप मेरे को 1 लाख रुपए का लोन दे दो। बैंक वालों को क्या बोल रहा हूं, आप मेरे को 1 लाख रुपए का लोन दे दो, यानी कि 1 लाख उधारे दे दो। बैंक वालों ने वो 1 लाख मेरे को दे दिया, तो क्या अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको पैसे वापस करने की या नहीं? कंफर्म बनती है। तो अगर आपने किसी से सामान उधार पे लिया या आपने किसी की कोई सर्विसेज उधार पे ली या आपने किसी से पैसा उधार पे लिया तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको पैसा दें। तो अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, ऑब्लिगेशन टू पे एनी अमाउंट टू एनी पर्सन फॉर एनी रीजन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब समझ आ गया आपको? नेक्स्ट जो टर्म है उस टर्म का नाम है एसेट। उस टर्म का नाम क्या है, एसेट। सर ये एसेट क्या होती है? बेटा एसेट का मतलब अभी आपको बताया जाएगा। एसेट का मतलब वो संपत्तियां, एसेट को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, वेल्थ। क्या बोलते हैं, वेल्थ बोलते हैं या फिर संपत्ति बोलते हैं। तो अब आपने इसको नॉर्मली सुना है प्रॉपर्टी के नाम से कि उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसके पास दुकानें हैं, उसके पास ये है, उसके पास वो है। तो अकाउंट्स की टर्म में हम उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसेट्स। नंबर 4 आपकी आ गई एसेट्स। क्या बोलते हैं, एसेट्स। सर ये एसेट पता कैसे चलेगा कि एसेट है? तो बेटा इससे 4 क्वेश्चन पूछने हैं। अगर चारों क्वेश्चन का रिप्लाई वो हां कर दे, अगर चारों क्वेश्चन का वो रिप्लाई हां कर दे तो वो आपकी एसेट है। आप इससे पता लगा सकते हैं। मतलब 4 कंडीशन है, 4 टेस्ट हैं जिसमें से उसको आपको प्रोसेस करना है और देखना है कि उस प्रोसेसिंग में अगर आंसर हां आता है सारे क्वेश्चन का, सारे टेस्ट में रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आती है तो वो आपकी क्या है, एसेट है। पहली कंडीशन, पहला टेस्ट, थिंग्स मस्ट बी ओन्ड और परचेज्ड बाय बिजनेस। मस्ट का मतलब तो आपने इंग्लिश में सीखा ही होगा, जरूरी। थिंग्स का मतलब वस्तुएं। तो जो थिंग्स है मस्ट बी ओन्ड और परचेज्ड बाय बिजनेस। पहली कंडीशन वो वस्तु
आपने खरीद रखी है, आपने मतलब बिजनेस ने वो चीज खरीद रखी है, पहला टेस्ट। नंबर 2, एम्प्लॉयड या फिर यूज्ड इन बिजनेस, एम्प्लॉयड या यूज्ड इन बिजनेस। जो थिंग है वो बिजनेस के अंदर ही लगा रखी है, मतलब बिजनेस के अंदर ही हम उसको यूज कर रहे हैं, तब वो हमारी एसेट बन सकती है। सेकंड टेस्ट या सेकंड कंडीशन आपको ये लगानी है। नंबर 3, हेल्प्स, यहां पे आप सबके आगे मस्ट लगा लें, मस्ट बी एम्प्लॉयड इन बिजनेस, यहां पे भी मस्ट helps to generate income। यहां पे भी क्या है, थिंग मस्ट हेल्प टू जनरेट इनकम। सब कुछ जरूरी है तभी हम उसको मानेंगे कि वो हमारी एसेट है। कैन बी यूज्ड फ्रीली बाय बिजनेस, मतलब क्या है, 4 टेस्ट हैं, 4 कंडीशन हैं। अगर इन चारों कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर दे या इन चारों टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसका मतलब क्या है, एसेट है वो आपके लिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्कूल का। जो हमारा स्कूल है शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पे आके आप लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उस स्कूल का एग्जांपल लेते हैं हम। स्कूल में वैन है, स्कूल में क्या है, वैन, बसेस है हमारे पास। तो वैन हमारी एसेट है या नहीं है, हम उसको देखेंगे। पहली बात तो वैन एक वस्तु है या नहीं है, कंफर्म्ड वस्तु है क्योंकि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो थिंग्स मस्ट बी ओन्ड और परचेज्ड बाय बिजनेस। स्कूल में जितनी भी वैन्स हैं, जितनी भी वैन हैं, वो सारी वैन्स स्कूल ने खरीद रखी हैं या नहीं रखी हैं। तो स्कूल वालों ने कहा हाँ जी हमने खरीद रखी हैं, तो पहला टेस्ट पॉजिटिव। नंबर 2, एम्प्लॉयड और यूज्ड इन बिजनेस, मस्ट बी एम्प्लॉयड और यूज्ड इन बिजनेस। क्या वो वैन्स उन्होंने स्कूल में ही लगा रखी है या नहीं लगा रखी? हाँ जी सर, स्कूल के लिए ही काम करती हैं, वो स्कूल के लिए बच्चों को लेके आती हैं और स्कूल के लिए बच्चों को छोड़ के आती हैं। स्कूल के लिए वो आपको घर से पिक करके स्कूल में लेके आती है और स्कूल के लिए ही वो स्कूल से आपको पिक करके घर पे छोड़ के आती है। तो वैन जो है वो बिजनेस के अंदर ही काम कर रही है, ये भी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नंबर 3, मस्ट हेल्प टू जनरेट इनकम। वैन से कमाई होती है या नहीं होती? स्कूल वाले कह रहे हैं हाँ जी सर होती है। मैंने कहा कैसे होती है सर? कहते वैन में जो भी बच्चा आता है मुझसे फीस लेते हैं, वैन फीस लेते हैं मुझसे। तो वैन फीस जो है वो स्कूल के लिए क्या है, इनकम है, उसकी कमाई है, स्कूल की कमाई है। तो वैन खरीद भी रखी है, वैन स्कूल में ही चलाई जा रही है, स्कूल के काम के लिए चलाई जा रही है और वो उनको कमाई करने में भी हेल्प कर रही है। 3 टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। लास्ट टेस्ट, कैन बी यूज्ड फ्रीली बाय बिजनेस। सर वैन स्कूल वाले फ्रीली यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो स्कूल वालों ने बोला हाँ जी सर हम वैन को फ्रीली यूज कर सकते हैं। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा हमारे पास जितनी भी वैन्स हैं हम जिस वैन को भी चाहें वहां पे भेज सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक वैन सिर्फ और सिर्फ वहीं जाएगी, हम जिस वैन को चाहे वहां पे भेज सकते हैं, जिस वैन को चाहे खरीद सकते हैं, जिस वैन को चाहे बेच सकते हैं। तो जो भी उनके पास वैन्स अवेलेबल हैं उन वैन को वो बेच भी सकते हैं अपनी मर्जी से, उन वैन को वो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, उन वैन को वो यूज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, यानी कि किसी भी रूट पे उसको भेज सकते हैं। तो वैन ने चारों टेस्ट रिपोर्ट क्या दी? पॉजिटिव।
तो वैन स्कूल के लिए क्या है, एसेट है। सर बिल्डिंग भी होती है स्कूल की, मैंने कहा हाँ जी बेटा बिल्डिंग भी होती है स्कूल की। क्या बिल्डिंग भी स्कूल की एसेट है, मैंने कहा हाँ जी बेटा बिल्डिंग भी स्कूल की एसेट है। आप चाहें तो चारों क्वेश्चन को आप पूछ के देखें, चारों का रिप्लाई हाँ आएगा। सर और क्या एग्जांपल होता है, और होता है स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक बैलेंस एटसेट्रा। काफी सारी चीजें होती हैं बेटा, हर बिजनेस की अपनी अपनी एसेट्स होती हैं। तो स्कूल के हिसाब से अभी हम पढ़ रहे थे, तो मैंने स्कूल के हिसाब से वैन लिख दिया, बिल्डिंग लिख दिया, स्टॉक है, डेटर है, बैंक बैलेंस है, कैश है, और भी काफी सारी चीजें एसेट्स के अंदर आती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि एसेट्स होती क्या है। बेटा अभी आप लोग नए नए आए हो कॉमर्स के अंदर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इजी सा सब्जेक्ट है, पढ़ने में बहुत मजा आता है इसको। कई बच्चों को पबजी की लत होती है ना, हमारे यहाँ पे बच्चों को कॉमर्स की लत लग जाती है अकाउंट्स की। मतलब बच्चा सुबह उठता है तो कहता है मैं तो अकाउंट्स ही करूंगा। सर आप चाहो तो प्लीज सारे लेक्चर ही आप अकाउंट्स के लगा दो, हमारे को करने में बहुत मजा आता है, हमारे को अकाउंट्स करने में बहुत मजा आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, ऐसा बोलते हैं बच्चे। और ऐसा बोलने का रीजन एक तो ये है कि बोर नहीं होते, दूसरा रीजन क्या है कि बच्चों को इसको ऐसे लगता है जैसे वो रियल लाइफ में कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए करते हैं। अच्छा इंटरेस्ट बनने के साथ साथ इसमें नंबर भी आउट ऑफ आउट आ जाते हैं बच्चों में। मतलब कई बच्चे हमारे पास ऐसे निकलते हैं जिनके अकाउंट्स में 100 में से 100 नंबर आते हैं। ठीक है, अगली टर्म जो है हमारी, अगली टर्म का नाम है गुड्स। अगली टर्म का नाम क्या है, गुड्स। सर ये गुड्स क्या होती है, गुड्स का मतलब थिंग्स इन विच बिजनेस नॉर्मली डील्स। डील का मतलब है सेल परचेज, is termed as goods of the business। सर आपने लिख तो दिया, समझ हमारे को कख भी नहीं आया कि क्या है। बेटा रुको तो सही समझाते हैं। थिंग्स का मतलब आपने पढ़ ही लिया, थिंग्स का मतलब होता क्या। थिंग्स का मतलब सिंपली वस्तुएं, कोई भी ऐसी चीज जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो थिंग्स है। ठीक है, बट वो नॉन लिविंग थिंग्स होनी चाहिए, तभी हम उसको बोलते हैं थिंग्स यहां पे। तो थिंग्स का मतलब थिंग्स इन विच बिजनेस नॉर्मली डील्स। अच्छा बेटा ये भी जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस में थिंग्स जो होती है नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, कई बिजनेस के अंदर ये लिविंग थिंग्स भी होती हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल थिंग्स के बारे में हम सुन रहे हैं। थिंग्स का मतलब थिंग्स इन विच बिजनेस नॉर्मली डील्स इज टर्म्ड एज गुड्स ऑफ द बिजनेस। मतलब सर ऐसी वस्तुएं जिसके अंदर आपका व्यापार, आपका बिजनेस सेल परचेज करता है, जो भी वस्तुएं आपके बिजनेस के अंदर सेल परचेज की जाती हैं उनको हम अकाउंट्स के अंदर क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। जैसे कि आपकी राशन की दुकान है, राशन की दुकान के अंदर क्या खरीदा और बेचा जाएगा, कंफर्म है राशन की दुकान है तो राशन ही खरीदा और बेचा जाएगा। तो जो राशन है यानी कि चीनी है, दाल है, आटा है, ये सारी की सारी ग्रोसरी शॉप के लिए क्या हो जाती है, गुड्स हो जाती है। क्लियर यहां तक? अगर मोबाइल की दुकान है तो मोबाइल की दुकान पे चार्जर, एडेप्टर, डाटा केबल, ये सारी चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। तो मोबाइल की शॉप के लिए गुड्स क्या हो जाएंगी, मोबाइल फोन्स, एडेप्टर, डाटा केबल, ये सारी उनकी क्या हो जाएंगी, गुड्स। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट टर्म का नाम है स्टॉक। सर ये स्टॉक क्या होता है, हमने कई बार सुना है, उसने ये स्टॉक कर लिया, उसने वो स्टॉक कर लिया। स्टॉक का मतलब क्या है सर, ये स्टॉक का मतलब इकट्ठा कर लेना। स्टॉक का मतलब
इकट्ठा कर लेना होता है क्या सर? बेटा होता तो कुछ उसी के जैसा है, लेकिन अकाउंट्स के अंदर इसका थोड़ा सा मतलब बदला हुआ है। वो क्या है? स्टॉक का मतलब है अनसोल्ड गुड्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम is termed as stock of the business। वाह सर, मेरे को सारा कुछ समझ आ गया आपके लिखते ही। अच्छा बेटा, आपको सब कुछ समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। बट मेरा तो काम यही है कि समझाना ही समझाना, तो मैं जरूर समझाऊंगा इसको। अनसोल्ड का मतलब क्या होता है? अनसोल्ड का मतलब जो अभी बिका नहीं है, जो अभी बिका नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? अनसोल्ड। गुड्स का मतलब आपने पढ़ लिया, अनसोल्ड गुड्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज स्टॉक ऑफ द बिजनेस। मतलब कि बिजनेस के अंदर जो गुड्स हैं अगर वो अनसोल्ड हैं, भला अगर मैं आपकी दुकान पे आया, मैंने कितने का माल पड़ा आपकी दुकान पे, माल का मतलब स्टॉक, कितने का माल पड़ा, तो वो कहेगा जी 1 लाख के फोन्स पड़े। फोन मोबाइल वाले के लिए तो मोबाइल जो है वो क्या है? गुड्स है। तो जितना भी मोबाइल फोन या जितने भी अडेप्टर, जितने भी डाटा केबल है जो बिके नहीं है अभी तक, वो उसका स्टॉक है। समझ आ रही है बात? स्टॉक का मतलब क्या है? अनसोल्ड गुड्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब सिंपल सा क्या हो गया? वो वस्तुएं जो अभी तक बिकी नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक। क्लियर बेटा? आई होप आपको जो भी टर्म्स, 6 टर्म्स आपको करवाई गई हैं, अकाउंटिंग टर्म्स हैं ये, अकाउंट्स में ये नाम है जिसका मतलब आपको बताया गया। तो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, आपको सच में बहुत मजा आएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको बड़ा अटेंटिव होकर लेक्चर को सुनना पड़ेगा। जितना अटेंटिव होकर आप लेक्चर को सुनेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत लगती है इन वीडियोस के अंदर, तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि सर हमारे को इसके अंदर ये दिक्कत हुई, ताकि अगली बारी मैं उस चीज को इंप्रूव कर सकूं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो डाली जाएगी और उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।